हेलो एवरीवन। कल आप लोगों का जिस तरह से एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइएगा, बिना टेंशन के पढ़िए। और सेकंड चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इस टाइम कोई भी नया चैप्टर किसी भी बुक से, कोई भी नया चैप्टर है, कोई भी नया टॉपिक, न्यूज़, कोई भी आप मत पढ़िएगा क्योंकि कंफ्यूज ही होंगे। इसलिए जितना आपने पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। रात में टाइम से सोइएगा, सुबह भी आप कुछ ऐसा रिवाइज मत करिएगा जिसमें आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील हो। तो सबसे अच्छा है कि आपने जितना पढ़ लिया उतना अच्छा है। कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम दीजिएगा एंड माई विशेज़ आर ऑलवेज विद यू। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो एग्ज़ाम देने से पहले ताकि आपको ब्रीफली आप जो है रिवाइज़ कर पाएँ, उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। क्योंकि क्या होता है कि चैप्टर में, अलग अलग चैप्टर में प्रेसिडेंट के थ्रू जो अपॉइंट होते हैं पर्सन, वो लिखे हुए रहते हैं। तो मैंने एक जगह उन चीज़ों को लिख दिया है ताकि आपके लिए थोड़ा आसान पड़े। तो आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए अपॉइंटमेंट है जो प्रेसिडेंट के थ्रू होते हैं। सबसे पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैंने सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट जो चैप्टर आपको पढ़ाया था और सुप्रीम कोर्ट भी जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी आपके प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। उसके बाद आता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके बाद आता है आपका प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर ऑल्सो। ध्यान से देखिएगा, इसको चाहे तो आप उतार भी सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं ताकि सुबह आप बस 2 मिनट में आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको ये याद रहेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। आपको कंफ्यूज कर देंगे कि जैसे कि आप समझेंगे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में आप समझेंगे कि हाई कोर्ट में वो दे देंगे कि अपॉइंटेड बाय गवर्नर, तो वो रॉन्ग होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और आपका जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर ऑल्सो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया याद रखिएगा, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। एडवोकेट जनरल भी पूछ लिया जाएगा, काफ़ी बच्चे उसको टिक कर देंगे, लेकिन एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर के थ्रू जो है आपका होता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर आ जाएगा आपका कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शनर कमिश्नर भी जो हैं वो आपके अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। देखिए, जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं एटलीस्ट उसका तो आपको पता होना चाहिए। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और जो भी मेंबर्स हैं यूपीएससी के, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन आप जानते हैं आर्टिकल 280 से डील करता है आपका। नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी चेयरमैन एंड मेंबर्स, जो भी नेशनल कमीशन एससी एसटी के मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन होते हैं उनको भी अपॉइंट करने की ड्यूटी होती है प्रेसिडेंट की। एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स, और आपके जो यूटीज़ होती हैं उसमें होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनको भी अपॉइंट करता है आपके प्रेसिडेंट। तो देखिए ये 12 आपके अपॉइंटमेंट हैं जो प्रेसिडेंट करते हैं। तो उसमें आ गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स भी आपके हैं, अदर मिनिस्टर्स, राइट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन के बारे में आप जानते हैं आर्टिकल 324 से डील करता है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स भी याद रखिए, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। उसके बाद आता है नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी चेयरमैन एंड मेंबर्स एंड एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज। तो ये होता है आपका अपॉइंटमेंट। सिर्फ आपको 1 मिनट लगेगा। स्क्रीनशॉट आप जाते जाते एग्ज़ाम देते देते भी, जब आप ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम भी पढ़ सकते हैं, आपको आसान रहेगा। कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपका मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट बनती हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो क्या क्या है, देखिए सबसे पहले एक आपकी न्यूज़ है जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी आपको पता ही है, बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। सेकंड इसके बारे में लिखिए, कौन किसके थ्रू आया था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपका जीएसटी लाया गया है। जीएसटी डे पूछ लिया जाएगा, जीएसटी डे कब होता है आपका, तो ये होता है 1 जुलाई को आने वाला है। जीएसटी डे 1 जुलाई को आपका होता है। उसके बाद पूछ लिया जाएगा इसमें टैक्स स्ट्रक्चर क्या है,
तो देखिए स्ट्रक्चर है 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, तो जीएसटी बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म आया था। उसके बाद क्या आता है इसमें 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ये आया है। इसके बाद जीएसटी डे आपका 1 जुलाई को होता है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो जीएसटी डे जो आपके क्या कहते हैं आपके जो और एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी डे कब आया है। तो जीएसटी डे 1 जुलाई। टैक्स स्ट्रक्चर क्या है 5%, 12%, 18 एंड 28। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इस स्लोगन क्या है, स्लोगन, तो स्लोगन है वन टैक्स वन नेशन, वन टैक्स वन नेशन। तो ये है इसका स्लोगन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हो सकता है पूछ लें और आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि जीएसटी जो है, जीएसटी के बारे में ज़्यादातर न्यूज़ आती रहती है। अब सेकंड जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मेरे को लगी है, एक न्यूज़ और है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब का। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया हो, नहीं तो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि काफ़ी सारा क्या होता है कि आप अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग जगह दे रखे हैं, ऐसे कंबाइन नहीं दे रखा, तो कंबाइन पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, वरना आप चैप्टर से ही बदलते रह जाएंगे और आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है या गवर्नर ने अपॉइंट किया है या किसने अपॉइंट किया है। और प्रेसिडेंट का तो आप जानते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। अब देखिए, एक है आपकी देखिए एक न्यूज़ है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट की थी एक कैंपेन कह लीजिए या प्रोग्राम कह लीजिए, प्रोग्राम, ठीक है। क्या था प्रोग्राम? कैंपेन या प्रोग्राम क्या था आपका? पढ़ो भारत, पढ़ो भारत, ये आपका कैंपेन था। 100 डेज प्रोग्राम या फिर आप कह दीजिए 100 डेज कैंपेन थी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू एक कैंपेन चलाई गई है वो कौन सी है, तो दैट इज़ आपकी पढ़ो भारत। और आपसे पूछ लिया जाएगा कितने डेज, 100 डेज की कैंपेन है। आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू चली है कि मिनिस्ट्री ऑफ किसके थ्रू चली है, तो यहाँ से आप पढ़ो से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आप गैस वर्क भी कर सकते हैं और सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि पढ़ो भारत है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू है। इसके बाद पढ़ो भारत, ये आपका पता लग गया। सेकेंड आपका इसमें क्या है, एजुकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, आपके एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, एजुकेशन आप जानते होंगे दे आर अंडर शेड्यूल 7, अंडर शेड्यूल 7 दे आर 3 लिस्ट। एक है आपकी यूनियन लिस्ट, एक है आपकी स्टेट लिस्ट, उसके बाद आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में आप जानते हैं कितने सब्जेक्ट हैं, 52, 61 एंड आपके 100 सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो एजुकेशन था आपका, एजुकेशन जो है आपका स्टेट सब्जेक्ट था, स्टेट सब्जेक्ट। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, आई थिंक ईपीएफओ के एग्ज़ाम जो था आपका, जो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ तक मुझे याद है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसी तो एग्ज़ाम में पूछा गया था, मुझे आई थिंक ईपीएफओ का ही याद है। तो आपका जो एजुकेशन सब्जेक्ट था पहले स्टेट लिस्ट में था, फिर उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ये आ गया है कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में ये आ गया है किसके थ्रू, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू आपका ये बना है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो एजुकेशन जो है आपका स्टेट का सब्जेक्ट था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये आपका आ गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। दे आर 3 लिस्ट अंडर शेड्यूल 7, फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है, लॉज बनाती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट का वो होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ क्या कहते हैं आपके सेंटर एंड स्टेट्स, बट ज़्यादा जो आपका प्रेफरेंस मिलती है वो सेंटर को मिलती है। उसके बाद आता है आपका और भी एजुकेशन के बारे में। देखिए जब मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाया था तो आपको मैंने पढ़ाया था जो 11th ड्यूटी है जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई है, उसमें वो ड्यूटी क्या कहती है कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों को। तो ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपका जो 45 आर्टिकल है ना, आर्टिकल 45 जो है वो भी कहता है कि कंपल्सरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, कंपल्सरी एजुकेशन अंटिल एज 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद 45 तो आर्टिकल 21A जो है वो भी आपका राइट टू एजुकेशन से डील करता है, राइट टू एजुकेशन से डील करता है, डील। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हुआ, तो सबसे पहले पूछ लेंगे, एक कैंपेन है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू चली है, पढ़ो भारत। 100 डेज कैंपेन है और 100 डेज प्रोग्राम आपका ये चला है। उसके बाद पूछ लिया जाएगा एजुकेशन जो है आपका यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट का है, कॉन्करेंट का। तो सबसे पहले स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, बट 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र हुआ है। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें यूनियन और आपकी स्टेट दोनों जो है लॉज बना सकती हैं। उसके बाद आता है आपका कि 21A जो है वो भी आपका राइट टू एजुकेशन से डील करता है। इसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो मैंने आपको बताया, तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड आपकी डील करती है। तो ये सब आपका जो था 45 कंपल्सरी एजुकेशन, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज़ में आपका दिया गया है। आई थिंक लिबरल प्रिंसिपल्स में ये आपका मेंशन है 45 आर्टिकल। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज़ पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगी, बट अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए, आर्टिकल 45 DPSP का लिबरल प्रिंसिपल्स में है। उसके बाद आता है आपका ये क्या कहते हैं 21A, और फिर आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में जो ट्रांसफ़र किया है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी GST से रिलेटेड, तो याद ही रखिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा बिना किसी टेंशन के। देखिए टेंशन सबको होती है, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले पूरा पेपर ही पढ़ लें, आराम आराम से पेपर को देखिएगा, बिल्कुल भी होपलेस मत होइएगा। एंड अपनी वाटर बॉटल अपने साथ कैरी करके जाइएगा और ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। थैंक यू सो मच।